वेब टर्मिनोलॉजीज। आज का हमारा टॉपिक है वेब टर्मिनोलॉजीज, जिसमें हम इंटरनेट से रिलेटेड डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज जो हैं उनको डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से हम उनको यूज़ करते हैं या किस तरह उनकी वर्किंग क्या है, फंक्शनैलिटी क्या है। तो वेब टर्मिनोलॉजीज में सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास वैसे तो बहुत सी वेब टर्मिनोलॉजीज हैं, हम कौन कौन सी आज जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे वो होगी www वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद हम वेब ब्राउज़र्स को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद सर्च इंजन्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होता है। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होता है। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है। DNS डोमेन नेम सिस्टम ये क्या होता है, ये भी एक प्रोटोकॉल होता है। ई कॉमर्स क्या होता है और एंड पे हम देखेंगे व्हाट इज ईमेल। तो ये हमारी कुछ टर्म्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या होती हैं। इनके बारे में आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं और आप नोट्स पे थोड़ा सा डिफिकल्ट लिखा हुआ है। आप चाहें तो बल्कि जो ज़्यादा बेटर है कि आप जो इन स्लाइड्स में डाटा है इन्हीं को ही आप प्रिपेयर करेंगे। नंबर 1 है जी वर्ल्ड वाइड वेब WWW। इस पे आपने ये इसको काफ़ी आप इससे फ़ैमिलियर हैं। आपने ये डिफरेंट जो वेबसाइट्स आप ओपन करते हैं तो उनके स्टार्ट में आप देखते हैं लिखा होता है www.google.com, www.facebook.com। तो www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसका ये शॉर्ट फॉर्म में हम इसे www लिखते हैं। द वर्ल्ड वाइड वेब इज द यूनिवर्स ऑफ नेटवर्क accessible इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन नॉलेज। मतलब क्या कि ह्यूमन नॉलेज जो है इसकी ये रिप्रेजेंटेशन है ओवर नेटवर्क्स। देखिए अब ये वेबसाइट जो है बेसिकली क्या होता है कि वेबसाइट क्या होती है, ये बेसिकली वेबसाइट आप अगर लाइक youtube.com है तो उस पे आपको इंफॉर्मेशन मिलती है वीडियो फॉर्म में। तो बेसिकली वर्ल्ड वाइड वेब एक वो कहता है कि इंफॉर्मेशन की एक कायनात है, यूनिवर्स है ये वर्ल्ड वाइड वेब जो है। इसके बाद वो कहता है इसके बारे में द वर्ल्ड वाइड वेब और जस्ट द वेब। हम जैसे वेबसाइट कहते हैं, वेब भी कहते हैं, तो वर्ल्ड वाइड वेब को वेब भी इन शॉर्ट कहा जाता है। एज ऑर्डिनरी पीपल कॉल इट मतलब आमतौर पे लोग जो इसे कहते हैं इज अ सबसेट ऑफ इंटरनेट। सबसेट का मतलब कि इंटरनेट का एक पार्ट है। The World Wide Web consists of pages that can be accessed using a web browser. वर्ल्ड वाइड वेब जिस सॉफ्टवेयर में हम ओपन करते हैं उसे वेब ब्राउज़र कहते हैं। मज़ीद इसके बारे में नेक्स्ट अभी हम देखते हैं। तो वेबसाइट जो है एक वो पेजेस से मिल के बनती है। पेजेस क्या होते हैं? अब जैसे आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो फेसबुक में आपके पास एक होम पेज आता है, मेन पेज जिसे कहते हैं उसे होम पेज कहते हैं। उसके बाद आपके पास प्रोफाइल वाला पेज भी आता है, मतलब क्लिक करें तो प्रोफाइल ओपन हो जाए। इसके अलावा आप कोई एक वेबसाइट जैसे स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई वेबसाइट है, तो स्पोर्ट्स रिलेटेड वेबसाइट में क्या होगा कि जब आप स्पोर्ट्स रिलेटेड वेबसाइट ओपन करेंगे उसमें एक आपके पास पेज होगा क्रिकेट का, एक होगा हॉकी का, एक फुटबॉल का। तो ये जो डिफरेंट पेजेस हैं जिन पे जैसे आप उनके नेम्स पे क्लिक करते हैं स्पोर्ट्स के नेम पे, तो वो उसके पेज ओपन हो जाता है। तो वो हम या पेज लोड हो जाता है। तो वो जो नेक्स्ट आप स्क्रीन पे मूव करते हैं वो पेज कहलाता है। तो वेबसाइट जो है वो पेजेस का एक मजमूआ होती है। द हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP is the method used to transfer web page to your कंप्यूटर। अब जो वेबसाइट को यूज करने का मेथड है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई ओपन करते हैं वेबसाइट तो शुरू में खुद ही जो है आप चाहे google.com सिंपल लिखें तो उससे पहले HTTP और इस तरह से लिखा आता है www.google.com। ठीक है, तो वो इस तरह से ओपन हो जाता है। अब ये जो HTTP है
बेसिकली ये जो एक वेबसाइट, ये बेसिकली एक वेबसाइट का एड्रेस है, और वेबसाइट का जो एड्रेस है इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे सबसे पहले अगर आप देखें, इसके अगर कंपोनेंट्स को मैं हाइलाइट करूँ, तो सबसे पहले तो ये नेम होता है वेबसाइट का, डोमेन नेम भी कहा जाता है। उसके बाद www जो शुरू में यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये बता रहा है कि ये एक वेबसाइट है। और इसके अलावा जो इससे भी पहले आपको ये एचटीटीपी नज़र आ रहा है, ये बता रहा है कि ये वेबसाइट इस प्रोटोकॉल पे चल रही है। और अ, एचटीटीपी जो है वो एक प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये जो प्रोटोकॉल होता है बेसिकली क्या होता है? प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल, मतलब किसी भी काम को या जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने पढ़ा था कि प्रोग्रामिंग का जो स्ट्रक्चर होता है किसी लैंग्वेज का, उसे सिंटैक्स कहते हैं। इसी तरह से प्रोटोकॉल होते हैं मेथड्स, रूल्स किसी काम को करने के लिए। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बेसिकली एक प्रोटोकॉल है जो हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफर करता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और जो है वो अंडरस्टैंड करने वाली है, जो जिस चीज़ का आपको पता होना चाहिए, हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? कोई भी ऐसी टेक्स्ट जो कि इंटरनेट पे शेयरेबल हो, उसे हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। मतलब जिसको शेयर कर सकें वो हाइपर टेक्स्ट कहलाएगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहीं पे लिखा हो इस तरह से हाइपर मीडिया, तो इसका मतलब ये होगा हाइपरमीडिया का कि ये जो मीडिया है, वो चाहे वो ऑडियो फाइल है, कोई वीडियो फाइल है, ये इंटरनेट पे शेयर हो सकता है। तो हाइपर टेक्स्ट जो इंटरनेट पे डॉक्यूमेंट या शेयर हो सके फाइल, तो हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफर करने का जो मेथड है उसे एचटीटीपी कहते हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज द मेथड यूज्ड टू ट्रांसफर वेब पेजेस टू योर कंप्यूटर। अब देखें, आप एक वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं कि आप उस वेबसाइट को या उन वेब पेजेस को अपने कंप्यूटर में लोड कर रहे हैं। तो ये था वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है? उसकी उसका बेसिक इंट्रोडक्शन जो था कि ये क्या होता है और किस तरह से काम करता है। With the hypertext, a word or phrase can contain a link to another website. हाइपरटेक्स्ट में हमारे पास ये ऑप्शन होती है कि आप एक जो वर्ड या किसी लाइन से उस पे क्लिक करके तो एक दूसरे वेबसाइट पे या पेज पे जा सकते हैं। ये अब आपने देखा होगा, जैसे आप सिंपल google.com ओपन करते हैं, तो google.com अगर आप ओपन करते हैं, तो उसमें जब आप कुछ सर्च करते हैं, आपके पास एक लिस्ट आ जाती है। और वो जो लिस्ट आपके पास आती है उसमें डिफरेंट लाइनें, लिंक्स लगे होते हैं। उस पे आप क्लिक करते हैं तो न्यू एक जो है वो पेज ओपन हो जाता है। तो वो जो बेसिकली होता क्या है कि उस वर्ड या एक फ्रेज़ के नीचे एक लिंक उसके अंदर एक लिंक सेट किया होता है। और वो जो लिंक सेट किया होता है वो जब आप वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं तो उस वक़्त आप सेट करते हैं। ऑल वेब पेजेस आर रिटन इन हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जैसे प्रोग्राम्स बनाने की डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, सॉफ्टवेयर बनाने की, इसी तरह वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ होती है, वो एचटीएमएल होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये आप जो है एचटीटीपी और ये एचटीएमएल, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू, ये आगे भी जो ये टर्मिनोलॉजीज़ आएँगी, आप इनको याद रखेंगे। ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, ठीक है? तो एचटीटीपी प्रोटोकॉल के ऊपर एचटीएमएल चलती है। अब जो ये तो एचटीएमएल या पीएचपी वगैरह जो है, ये वेबसाइट्स डिज़ाइन करने का एक आप कह लें कि रवायती एक तरीका है, ट्रेडिशनल मेथड है। लेकिन अब जो है लेटेस्ट जो टेक्निक्स यूज़ होती हैं उसमें वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो एचटीएमएल की बजाय इस वक़्त दुनिया में 70% वेबसाइट्स जो हैं वो एक नए सॉफ्टवेयर के ज़रिए बन रही हैं, जिसका नाम है वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इजीली आपको वेबसाइट्स डिज़ाइन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। वैसे तो आप एचटीएमएल जो है वो देखें, तो एचटीएमएल में आपको कोडिंग करना पड़ती है, ठीक है? कोडिंग करने का मतलब क्या है कि आपको प्रॉपर उसका कोड लिखना पड़ता है। लेकिन वर्डप्रेस आप हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जस्ट क्लिक आपने करना है, थीम्स बने हुए हैं वेबसाइट के, आपने जैसे वो
फ़ोटो एडिटिंग करते हैं तो किसी फ़िल्टर को उठा के लगा लिया, किसी डिज़ाइन को, किसी स्माइली को, इमोजी लगा लिया, वैसे ही इसमें चीज़ें आप सिर्फ़ ड्रैग करते हैं वहाँ से और ड्रॉप करते हैं और वो वेबसाइट आपकी बनना शुरू हो जाती है। आपने जस्ट चीज़ें उठा-उठा रखनी है, उसका कोड खुद ही जनरेट होता है। तो वर्डप्रेस जो है, इसके बारे में भी एक जो है वो ये ट्यूटोरियल्स वाला कोर्स जो है वो हम करेंगे नेक्स्ट अपकमिंग डेज़ में। तो उसमें भी मैं आपको फिर उसकी सारी डिटेल्स जो है नेक्स्ट किसी लेक्चर में जो है वो शेयर करूँगा कि वो आप किस तरह से उसको कर सकते हैं। लेकिन अभी वो वीक और 2 के बाद जो है वो हम शेयर करेंगे आपसे। उसमें फिर ये होगा आपको कि और सबसे ज़्यादा अगर फ्रीलांस जो मार्केट है उसमें देखा जाए तो जो टॉप पेइंग और सबसे ज़्यादा जिसमें हो रहा है आप कह लें काम या जिसकी डिमांड है, उसमें से जो टॉप अगर 3 काउंट किए जाएँ तो उसमें से एक जो है वो वर्डप्रेस है जो मैंने आपको ये मेंशन किया है और बहुत ही सिंपल है। इतना सिंपल है कि आप अगर उसका पहला लेक्चर 1 घंटे में मतलब जो उसका पहला लेक्चर होगा इनिशियल वो लें, तो आप इस काबिल होंगे कि आपकी 1 घंटे के बाद अपनी वेबसाइट भी डिज़ाइन हुई होगी। सेकंडली आपकी वेबसाइट होस्ट हुई होगी, होस्ट करना हम कहते हैं कि वेबसाइट जो है वो किसी जगह पे पड़ी हो और आप उसे मतलब किसी वेब सर्वर पे आप रख दें और आप उसे फिर यूज़ कर सकें। किसी भी डिवाइस पे आप उसका एड्रेस लिखेंगे तो वो ओपन हो जाएगी, ठीक है? तो फ्री होस्टिंग भी आपको उसमें सिखाई जाएगी। तो ये वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसका एक ब्रीफ जो है वो इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट है हमारे पास वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या होता है? वेब ब्राउज़र बेसिकली इसको सिंपल शॉर्ट वर्ड में ब्राउज़र भी कहते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि इन्फॉर्मेशन एक्सेसिंग के लिए यूज़ होता है ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। इसको अगर सिंपली मैं आपको बताना चाहूँ तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है ये अ, वेबसाइट्स को ओपन करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब वर्ल्ड वाइड वेब जो है उसमें क्या होता है ईच इंडिविजुअल वेब पेज, इमेज एंड वीडियो इज़ आइडेंटिफाइड बाय अ डिस्टिंक्ट यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अच्छा एक चीज़ और कि ये जो किसी वेबसाइट का जो एड्रेस होता है, उसको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। मतलब ये कि अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है www.google.com .pk तो ये बेसिकली इसे हम कहते हैं ये वेबसाइट का एड्रेस है, ठीक है? तो ये है वेबसाइट का एड्रेस लेकिन इसको टेक्निकल टर्म में कहते हैं यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर और ये किसी भी वेबसाइट का एक जो एड्रेस है, वो किसी दूसरी वेबसाइट के साथ मैच नहीं करता। मतलब ऐसे नहीं होगा कि google.com से इस नेम से 2 वेबसाइट्स हों, ठीक है? हर जो वेब पेज आपको नज़र आ रहा है, आपकी वेबसाइट पे आपको कोई इमेज, कोई वीडियो नज़र आ रही है, हर एक का एक कोई ना कोई लिंक होता है जिसे यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं और वो क्या करता है इनेबलिंग ब्राउज़र टू रिट्रीव दीज़ रिसोर्सेज़ फ्रॉम अ वेब सर्वर एंड डिस्प्ले देम ऑन अ यूज़र्स डिवाइस। तो वेब ब्राउज़र जो है आपका वो क्या करता है कि आपकी ये जितनी भी आपके ये वेब पेजेज़ हैं, इमेजेज़ हैं, वीडियोज़ हैं, इनको जो है वो रिट्रीव करने में हेल्प आउट करता है कि आपका जो सारा डाटा वेब सर्वर्स पे पड़ा है। जिन सिस्टम्स पे वेबसाइट होस्ट हो रही होती हैं, वेबसाइट्स चल रही होती हैं, वो वेब सर्वर कहलाते हैं। एक तो आपका सिस्टम है ना, एक जैसे facebook.com है, कहीं कोई सिस्टम तो ऐसा होगा, कंप्यूटर ऐसा होगा दुनिया में जिसके ऊपर वेब ये फेसबुक जो है वो होस्ट हुई है या स्टोर हुई है, सिंपल अगर मैं कहूँ और वहाँ से ये आपके सिस्टम में लोड हो रही है। तो जहाँ पे ये स्टोर हो हुई होती है, जहाँ पे होस्ट हुई होती है, उसे कहते हैं वेब सर्वर। तो जो आपका वेब ब्राउज़र है, वो आपके वेब सर्वर से यूज़र की डिवाइस पे यानी कि आपके डिवाइस पे वो लैपटॉप है, मोबाइल है या टैब है, वहाँ पे उसको वेबसाइट को लोड करेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है द फर्स्ट
वेब ब्राउजर कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब। जो पहला वेब ब्राउजर बना उसका नाम था वर्ल्ड वाइड वेब, वाज क्रिएटेड इन 1999 बाय सर टिम बर्नर्स ली। तो 1990 में जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब एक वेब ब्राउजर जो है वो बना था, लेकिन जो वेबसाइट थी वो 1989 में जो है वो पहली दफा जो है वो क्रिएट हुई। और वेब ब्राउजर ने क्या किया कि जो वेबसाइट्स पे इंफॉर्मेशन थी उसको यूजर की डिवाइस तक पहुंचाया। और मोस्ट वेब ब्राउजर हैव दीज इंटरफेस। अब जो एक वेब ब्राउजर है जो आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, वो आगे इसके एग्जांपल्स भी अभी हम देखेंगे। तो वो जो सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं वेब ब्राउजिंग के लिए, वेबसाइट्स ओपन करने के लिए, उनका इंटरफेस जो है, जो स्क्रीन पे आपको उसके टूल्स, आइकॉन्स, बटन्स नजर आते हैं, वो यूजुअली उसमें क्या-क्या चीजें होती हैं। उसमें पहले तो ये है कि आपके पास ऑप्शन होती है कि आप मल्टीपल पेजेस ओपन कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट टैब्स उसमें जो है वो शो हो रहे होते हैं। उसके बाद फिर ये है कि आप उसमें बैक एंड फ्रंट का बटन होता है। इसके बाद फिर जो है वो रिफ्रेश और रीलोड का बटन होता है। उसके बाद इसमें स्टॉप का बटन होता है कि आप कोई अगर वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, जैसे बैक एंड फ्रंट का मतलब ये है कि अगर आप एक पेज से दूसरे पेज की तरफ जाना चाह रहे हैं तो भी बैक एंड फ्रंट यूज करते हैं। इसके अलावा फिर रिफ्रेश और रीलोड, अगर आपकी वेबसाइट जो है वो उसमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो साथ साथ अपडेट हो रही है, तो आप उसको रिफ्रेश करते हैं, या अगर वो प्रॉपरली लोड नहीं हुई तो आप रीलोड कर सकते हैं, उसका रीलोड का बटन होता है। वैसे एक शॉर्टकट की भी होती है वेबसाइट को रिफ्रेश या रीलोड करने के लिए, वो F5 होती है। तो आप F5 प्रेस करके भी इसको रिफ्रेश और रीलोड कर सकते हैं। और अगर आप एक वेबसाइट ओपन कर रहे हैं और उसके ओपन हो रही है आपकी वेबसाइट और आप उसकी लोडिंग या ओपन होने को स्टॉप करना चाहें, तो उसके लिए फिर आप स्टॉप बटन जो है वो यूज करते हैं। इसके अलावा आपके ये जो वेब ब्राउज़र होता है आपका, उसके ऊपर एक होम बटन होता है। होम बटन जो है वो किस लिए यूज़ होता है कि आपको एक आपका जो मेन पेज, जब आपका वेब ब्राउज़र ओपन होना है और उस टाइम जो पेज ओपन होना है वो होम पेज होता है, और होम का बटन प्रेस करने से आप होम पेज पे जो है वो मूव हो जाते हैं। इसके अलावा एक एड्रेस बार होता है जिसमें आप जो है वो यूआरएल जो है वो अपना एंटर करते हैं, यानी कि वेबसाइट का एड्रेस आपने एंटर करना होता है। और एक सर्च बार होता है जिसमें आप डाटा जो है, इंफॉर्मेशन जो है वो सर्च कर सकते हैं डायरेक्टली गूगल के, जैसे गूगल पे सर्च करते हैं आप। और वेब ब्राउज़र सिंपली ब्राउज़र जो है वो एक एप्लीकेशन है जो कि वेबसाइट्स को ओपन करने के लिए यूज़ होती है। और हमारे पास जो वेबसाइट्स हैं वो ये जो वेब ब्राउज़र्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर है। अब जो विंडोज़ 10 में ये माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से आ रहा है। गूगल क्रोम है, मोज़िला फायरफॉक्स है, एप्पल सफारी, इसके अलावा नेटस्केप भी है, और भी डिफरेंट जो वेब ब्राउज़र्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं, वो हम यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा जो यूज़ होता है वो गूगल क्रोम और मोज़िला फायरफॉक्स है। नेक्स्ट जो वेब ब्राउज़र के बाद हमारे पास जो वेब टर्मिनोलॉजी है, दैट इज सर्च इंजन। सर्च इंजन अनदर इम्पोर्टेंट थिंग है इंटरनेट में। अ वेब सर्च इंजन और इंटरनेट सर्च इंजन इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम that is designed to carry out web search। अब ये जो इंटरनेट पे आप सर्च करते हैं, जैसे सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है google.com। तो google.com हम में से हर कोई जब भी उसे कोई भी काम होता है तो उसने किसी भी किस्म की सर्च करनी है तो हम सबसे पहले google.com जो है उसे विजिट करते हैं, और google.com पे जो भी हमें रिक्वायर्ड चीज़ होती है, डाटा होता है, उसके अबाउट हम सर्च करते हैं। तो google.com बेसिकली क्या है, एक सर्च इंजन। सर्च इंजन वो सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो आपकी सर्च को जो है मतलब एक तरह से आप कह लें कि आपकी सर्च को कंडक्ट करवाता है, ठीक है। आपकी सर्च को कंप्लीट करता है। और ये आप किसी भी टॉपिक, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी डाटा के अबाउट जब सर्च करते हैं तो ये आपको उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करता है। which means to search
the World Wide Web in a systematic way for particular information specified in a textual web search query। अब ये जो हमारा डाटा जो हम सर्च करते हैं वो टेक्स्ट की फॉर्म में, मतलब आपने कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे भी मैंने आपको पीछे वो करके दिखाई सर्च, तो उसमें मैंने लिखा रैम, तो रैम के अबाउट सर्च हुई, तो वो टेक्सचुअल सर्च थी। तो उस और कोई भी सर्च के लिए जो आप डाटा एंटर करते हैं तो वो आपकी वेब सर्च क्वेरी कहलाती है। और इंटरनेट पे जब आप ये सर्च करते हैं, लाइक google.com पे आपने कुछ सर्च किया है, तो वो सर्च करने का मतलब बेसिकली ये है कि वेबसाइट्स पे जितना भी डाटा उससे रिलेटेड मौजूद है उसमें से आपको इंफॉर्मेशन सर्च करके दी जाए। The search results are generally presented in a line of results often referred to as search engine result pages। ये जो आपका सर्च इंजन होता है, उसको जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन उस पर सर्च करते हैं तो जो रिजल्ट आता है उसे सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस कहते हैं। अगर मैं आपको दोबारा से इस पे लेके जाऊँ, ये जो हमारे पास वेब ब्राउज़र है, तो इस पे हमने सर्च की थी रैम। तो जब आपने इसमें रैम सर्च की है तो रैम सर्च यहाँ पे देखें, ये रैम सर्च हुई है और उसके बाद ये नीचे हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब ये जो हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं सारे, ये सारे रिजल्ट्स जो हैं ये डिफरेंट वेबसाइट्स के पेजेस के लिंक्स हैं। तो हर एक पेज या लिंक जो या जो रिजल्ट है वो सर्च इंजन रिजल्ट पेज कहलाता है। और आप जब कोई चीज़ सर्च करते हैं तो उसका आपके पास जो डाटा रिप्लाई में आता है वो डाटा टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, वो डाटा इमेजेस की फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे आपको इधर नज़र आ रहा है, और वो नंबर्स की फॉर्म में भी, समटाइम्स मैप्स वगैरह भी उसमें जो है वो आपको डिस्प्ले हो रहे होते हैं। तो सर्च ये डिपेंड करता है कि आप सर्च किस टाइप की कर रहे हैं। डिजाइन टू असिस्ट यू इन सर्चिंग थ्रू इनॉर्मस अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखें इंटरनेट पे इतनी ज़्यादा अमाउंट में इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। फॉर एग्जांपल आप इंफॉर्मेशन चाहिए आपको लाइक मोबाइल्स के बारे में, तो आप मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन के नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स मिलेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे रैम के अबाउट सर्च किया है तो ये मुझे बता रहा है अबाउट, अब ये आप देखें तो ये 15 करोड़ 40 लाख उसने मुझे रिजल्ट्स दिए हैं रैम के अबाउट डिफरेंट वेब पेजेस या डिफरेंट वेबसाइट्स के विद इन 0.55 सेकंड्स ये मेरे पास रिजल्ट्स आए हैं। तो देखें इसका मतलब है इतनी वेबसाइट्स पे इंफॉर्मेशन मौजूद थी तो उसने उसको यहाँ पे सॉर्ट आउट किया है। नॉट सिंगल सर्च टूल हैज एवरीथिंग। एक सिंपल या एक आप कह लें कि सिर्फ गूगल पे ही सब कुछ आपको मिलेगा या इसके अलावा जो दूसरे सर्च इंजन है उसी पे सारा कुछ आपको मिलेगा, तो ऐसी भी बात नहीं होती। कुछ इंफॉर्मेशन आपको, अब जैसे आपको फॉर एग्जांपल कोई वीडियो चाहिए, तो जब आपको कोई वीडियो चाहिए होगी किसी चीज़ के किसी टॉपिक के अबाउट, तो आप प्रेफर करेंगे कि आप यूट्यूब पे जाएं, क्योंकि यूट्यूब जो है वो वीडियो सर्च इंजन है। और अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको वो रिजल्ट्स तो देगा वीडियो से रिलेटेड, लेकिन उतने ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं देगा जितने के आपको यूट्यूब पे शो होंगे। तो कुछ कॉमन सर्च इंजन्स जो हैं वो यहाँ पे मेंशन है, google.com है, yahoo.com है, altavista.com, excite.com और northernlights.com। इसके अलावा ask.com भी है। डिफरेंट सर्च इंजन्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सर्च इंजन यूज़ होता है वो google.com, yahoo.com और bing.com जो है वो यूज़ होता है, लेकिन मोस्ट पॉपुलर जो है वो google.com है। नेक्स्ट है जी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज एन एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल। बेसिकली प्रोटोकॉल क्या होता है, ये रूल्स होते हैं किसी टास्क को कैरी आउट करने के लिए। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हैज बीन इन यूज बाय वर्ल्ड वाइड वेब ग्लोबल इंफॉर्मेशन इनिशिएटिव सिंस 1999। 1999 से जब से ये वेबसाइट्स स्टार्ट हुई, तब से वेब ब्राउज़र जब से स्टार्ट हुए तब से ही ये यूज़ हो रहा है।
द HTTP प्रोटोकॉल इज अ रिक्वेस्ट रिस्पांस प्रोटोकॉल। बेसिकली ये एक मेथड है डाटा ट्रांसफर का, और ये मेथड ऐसा है कि पहले क्लाइंट से रिक्वेस्ट जाती है और फिर जो वेब सर्वर है वहां से रिस्पांस आता है और हमें फिर डाटा शो होता है। अब तो बेसिकली आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है उसमें आपका इसका तरीकाकार ये है कि क्लाइंट जो है उससे रिक्वेस्ट जाती है, मतलब जैसे आप facebook.com ओपन करते हैं तो वो लोडिंग स्टार्ट होती है। पहले वो आपका डाटा उनके सर्वर्स पे जाता है, फिर वहां से वो डाटा जो है वापस आपके सिस्टम पे आता है, अगर वो आपका वेबसाइट का एड्रेस ठीक है। और अगर नहीं ठीक तो फिर कोई मैसेज आ जाता है, जैसे समटाइम्स आ जाता है सर्वर नॉट फाउंड, इस तरह करके। अब जो मोस्टली वेबसाइट्स हैं वो HTTPS यूज कर रही हैं, उस मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और साथ S का मतलब है सिक्योर्ड। सिक्योर्ड का मतलब क्या है कि ये इसमें आप अगर अपनी कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कोई अकाउंट्स वगैरह बना रहे हैं, तो आपका जो ये डाटा है वो मिस यूज नहीं होगा, चोरी होने का, डैमेज होने का जो चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिस तरह से HTTP एक प्रोटोकॉल है और इसका काम है वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन कैसे शेयर हो, वेबसाइट्स पे डॉक्यूमेंट्स कैसे शेयर हो, टेक्स्ट कैसे शेयर हो। इसी तरह से FTP है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का काम है कि ये जो फाइल्स हैं इनको कैसे ट्रांसफर किया जाए। मतलब आप किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना चाह रहे हैं किसी वेबसाइट से, तो वो सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में नहीं है, वो उनके सिस्टम में पड़ा हुआ है वेब सर्वर पे। वहां से आपके सिस्टम में कैसे ट्रांसफर होगी, ये मेथड जो है ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बताता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP enables फाइल शेयरिंग बिटवीन होस्ट। दो होस्ट के होस्ट कहते हैं, मतलब किसी भी नेटवर्क पे जो दो सिस्टम्स हैं, उन कंप्यूटर्स हैं, उनको होस्ट कहते हैं। मतलब आप ये भी कह सकते हैं दो कंप्यूटर्स के दरमियान जो फाइल शेयरिंग है वो FTP की मदद से पॉसिबल होती है। द की फंक्शंस ऑफ FTP आर टू प्रमोट शेयरिंग ऑफ फाइल्स। सबसे पहले तो क्या है कि दो कंप्यूटर्स के दरमियान फाइल्स को डाटा को शेयर कर किया जा सके, और ये किसी भी तरीके से, जैसे आप यूट्यूब से आप वीडियोस अगर डाउनलोड करते हैं तो वो उनके सर्वर की जो फाइल वेबसाइट पे पड़ी हुई है वो आप अपने कंप्यूटर्स में लेके आते हैं। टू ट्रांसफर डाटा रिलायबली एंड एफिशिएंटली, FTP इस चीज़ को मेक श्योर करता है कि डाटा की जो ट्रांसफर होना है या जो ट्रांसमिशन है वो रिलायबल हो और एफिशिएंटली हो, जो कि स्पीड पे कोई इफेक्ट ना आए। FTP के बाद एक और प्रोटोकॉल है इंटरनेट प्रोटोकॉल। बेसिकली ये हम डिफरेंट प्रोटोकॉल्स या टर्म्स इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि ये एग्जाम्स में भी आपको पूछा जा सकता है। ये अगर आप आपका वैसे ऑब्जेक्टिव टाइप जब एग्जाम होता है तो उसमें भी ये टर्म्स जो है वो डिस्कस होती हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है IPv4, IP वर्जन 4 जो है अमूमन जो हम कंप्यूटर्स में यूज करते हैं IPv4 यूज करते हैं। वैसे IPv6 जो है वो भी मार्केट में चल रहा है। द इंटरनेट प्रोटोकॉल इज अ प्रोटोकॉल that contains addressing information and some control information to enable packets to be routed in a network. इंटरनेट प्रोटोकॉल बेसिकली एड्रेसिंग इंफॉर्मेशन होती है। जिस तरह से हर मोबाइल में जो सिम होती है उसका एक नंबर होता है, इसी तरह से हर कंप्यूटर जो इंटरनेट से कनेक्टेड है उसका एक नंबर होता है, उसे IP कहते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल बेसिकली उसे जो है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल एक मेथड है जो कंप्यूटर्स को जब वो इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो एक एड्रेस देता है, IP एड्रेस। वो एक नंबर्स की फॉर्म में होता है, और उससे क्या होता है कि फिर जो नेटवर्क पे आपने इंफॉर्मेशन सेंड करनी है, पैकेट्स की फॉर्म में डाटा ना सेंड होता है, तो वो पता चल जाए कि कौन सा डाटा किस लोकेशन की तरफ जाएगा। IP is equally well suited for both LAN and WAN communication. LAN stands for local area network and wide area network.
लोकल एरिया नेटवर्क होता है जो स्मॉल एरिया पे बना, वाइड एरिया जो लार्ज स्केल पे होता है। तो किसी भी स्केल पे कम्युनिकेशन है, आईपी एड्रेसिंग स्कीम उस पे चलती है। आईपी एड्रेसिंग स्कीम इज इंटीग्रल टू द प्रोसेस ऑफ राउटिंग आईटी डाटाग्राम्स थ्रू एन इंटरनेटवर्क। मतलब क्या है कि एक इंटरनेट पे जो राउटिंग होती है, राउटिंग का मतलब होता है ट्रैफिक को आपने मॉडिफाई करना या एक जगह से दूसरी जगह उसकी मैनेजमेंट जो होती है, तो वो आईपी एड्रेसिंग की मदद से होती है। अगर आप आईपी एड्रेसिंग की बात हम कर रहे हैं तो आईपी एड्रेस इस फॉर्मेट में होते हैं। जैसे अगर अभी आप पीडीसीएल का इंटरनेट यूज कर रहे हैं, वो तो आपके घर में जो लोग लैपटॉप्स पे या कंप्यूटर्स पे आईपी ये जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं, उनको आईपी एड्रेस इस शेप इस स्टाइल का मिला होगा, 192.168.1 डॉट किसी का 2 होगा, 3 4 5 6 10 20 इस तरह से होगा। तो आईपी एड्रेस इस तरह का नंबर होता है और ये यूनिक होता है। एक कंप्यूटर का जो नंबर होगा, आईपी एड्रेस जो होगा, वो किसी दूसरे सिस्टम का नहीं हो सकता। और सिस्टम्स जो है, जैसे आप मोबाइल्स पे कॉल्स मिलाते हैं तो वो सिम के अकॉर्डिंग चलती है, मोबाइल के अकॉर्डिंग नहीं चलती। मोबाइल कौन सा है, वो सिम के नंबर पे चलती है। इसी तरह से जो डाटा सेंड और रिसीव हो रहा होता है वो आईपी एड्रेस पे हो रहा होता है। ये जो हम फेसबुक ओपन करते हैं, बेसिकली फेसबुक के सिस्टम का भी एक आईपी एड्रेस है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम फेसबुक लिख के तो ओपन कर सकते हैं, हम इन चक्रों में नहीं पड़ते ये जो आईपी एड्रेस वगैरह वाले होते हैं। और ये कैसे हम आईपी एड्रेस की जगह नाम लिख लेते हैं, ये अभी नेक्स्ट टर्म आने लगी है, वहां पे डिस्कस करेंगे। बहरहाल ये आईपी एड्रेस होता है। तो each computer on a network is assigned a unique 32-bit logical number। ये जो चार इसके पार्ट होते हैं, एक पार्ट 8 बिट का होता है, तो टोटल 32 बिट्स इसके होते हैं। बिट्स आपको पता है वो जो 0 1 होते हैं, एक 0 या एक 1 को बिट कहा जाता है। तो 8 इतने पोर्शन के 8 बिट्स होते हैं, इतने 8 8, और वो जब डेसिमल में ट्रांसलेट करें तो वो इस तरह से बन रहे होते हैं। आईपी एड्रेस के दो बेसिक वर्जन्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए, IPv4 और IPv6। आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6, उसमें आगे जो है वो डिटेल्स नहीं हम डिस्कस करेंगे। डोमेन नेम सिस्टम जो है ये क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम ये आप देखें, दुनिया में इतने ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं तो हर कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस है। हर वेबसाइट का फिर इसका मतलब है वो एक सिस्टम पे चल रही है और उस सिस्टम का एक आईपी एड्रेस होगा। तो इतने ज़्यादा आईपी एड्रेस या नंबर्स याद रखना मुश्किल है। तो उसके लिए डीएनएस सिस्टम बनाया गया, क्या कि एक सिस्टम डिज़ाइन किया गया, उसको आप इस तरह से समझ लें कि एक टेबल बनाया गया। टेबल कैसे बनाया गया, एक पार्ट ये है जिसमें सारे आईपी एड्रेस लिखे जाएंगे, एक पार्ट है उसके सामने जिसके अंदर सारे नेम्स लिखे गए। तो क्या हुआ कि इस तरह से देखें, मैं आपको बताता हूँ, ये समझ लें 1 2। डीएनएस कैसे काम करता है कि उन्होंने हर एक सिस्टम डिजाइन किया, उसमें इंफॉर्मेशन दी। इंफॉर्मेशन क्या दी कि एक साइड पे लिखा 192.168.1.1, ये मैं एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूँ, और दूसरी साइड पे लिखा फॉर एग्जांपल google.com। तो ये उन्होंने इसलिए बनाया कि उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की कहीं पे भी google.com लिखा आए तो इस आईपी एड्रेस पे चले जाओ। ठीक है, तो अब हमें क्या होता है कि हमने जस्ट जो है वो वेबसाइट का नाम लिखना होता है, तो सिस्टम जो है वो खुद ही देख लेता है कि इसके आगे ये एड्रेस है तो इस एड्रेस पे जाना है। ठीक है ना, इस तरह से जो है ये काम करता है। ये मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया। DNS is mostly used to translate between domain names and IP address। किसी भी डोमेन का नाम, वेबसाइट का नाम और उसके आईपी एड्रेस को आपस में ट्रांसलेट करते हैं। और जितने भी इंटरनेट सर्विसेज हैं, इनमें जो है वो डीएनएस जो है वो यूज होता है। और डीएनएस में क्या होता है कि डीएनएस जो है, आप वेबसाइट का नाम लिखते हैं, डीएनएस उसको ट्रांसलेट करके बता देता है कि ये वेबसाइट जो है ये आईपी एड्रेस कौन सा है। और अगर कभी इस इंटरनेट का डीएनएस सर्वर ना चल रहा हो तो आप वेबसाइट ओपन करें तो वो वेबसाइट ओपन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो दरमियान में ट्रांसलेटर है जिसने बताना है
कि google.com का आईपी एड्रेस क्या है, वो नहीं बता पाएगा। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है, ये facebook.com है और एक्चुअली फेसबुक मल्टीपल उसके जो कि फेसबुक एक सर्वर पे नहीं होस्ट हो रही, मल्टीपल सर्वर पे, क्योंकि बहुत बड़ा नेटवर्क है, मल्टीपल सर्वर्स पे ये चल रही है। तो ये जो facebook.com है ये इस आईपी एड्रेस पे चल रही है। इसके अलावा और भी कुछ आईपी एड्रेस हैं जिन पे चल रही है, लेकिन जब हमने facebook.com ओपन करनी होती है, हम ये आईपी एड्रेस नहीं देते, बल्कि हम यहाँ पे ये facebook.com जो है वो लिखते हैं, तो वो खुद ही ट्रांसलेट कर लेता है। आप ये भी लिखेंगे तो भी facebook.com ही ओपन होगी, ठीक है। और डीएनएस में वो कहता है कि आपको एक जगह से, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट या तीसरी वेबसाइट पे जाने के लिए आईपी एड्रेस नहीं होती, बल्कि इसने डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशन के लिए भी जो है ना वो एड्रेसेस और नेम के आपस में जो एक तरह से टेबल्स, मैप्स जो हैं वो बनाए हुए होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ई कॉमर्स। ई कॉमर्स स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मीन जो इंटरनेट पे आप बिजनेस करते हैं, एक्टिविटी ऑफ बाइंग और सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन ऑनलाइन सर्विसेज, मतलब इंटरनेट पे आप जो बिजनेस करते हैं। और इंटरनेट पे जो ई कॉमर्स जो है उसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं, डिफरेंट वर्क बिजनेस यूज होता है। मोबाइल कॉमर्स है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है, मतलब आप किसी को पैसे सेंड रिसीव कर सकते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंटरनेट मार्केटिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, ये डिफरेंट जो है वो आप किस्म की वर्किंग्स जो है वो इस पे कर सकते हैं अपने ई कॉमर्स जो आपकी वेबसाइट होती है। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स टिपिकली यूज इज वर्ल्ड वाइड वेब। आमतौर पे वो कहते हैं कि जो ई कॉमर्स है उसके लिए वर्ल्ड वाइड वेब यूज होती है। मतलब क्या है कि वेबसाइट पे आप वर्किंग करते हैं, जैसे ये दराज.pk है, तो ये एक वेबसाइट है, वेबसाइट के जरिए जो है वो बिजनेस हो रहा है। इसमें फिर आगे मजीद चीज़ें इसमें हैं, इसमें आप ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन मतलब जैसे एग्जांपल लिखी है कि आप ऑनलाइन बुक्स परचेज कर सकते हैं अमेजोन से, आईट्यून से म्यूजिक परचेज कर सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट किस्म की जो है वो आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, डिफरेंट किस्म की ना सिर्फ ये कि वेबसाइट पे आप अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, बल्कि आप सेल भी कर रहे हैं, बिलिंग भी कर रहे हैं और पेमेंट भी वहीं पे रिसीव कर रहे हैं। There are three areas of e-commerce: online retailing, electronic markets and online auctions। ये एरियाज हैं कि मतलब ऑनलाइन रिटेलिंग भी होती है, मतलब जस्ट सेल एंड परचेज का काम भी होता है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स भी हैं, ऑनलाइन ऑक्शंस भी हैं। जैसे वो बिडिंग वगैरह करके कि मैं ये चीज़ इतने में सेल करूँ, जैसे OLX है, उसमें कोई बंदा कहता है जी मैं ये एक लैपटॉप सेल करना चाह रहा हूँ, लाइक वो कहता है 50,000 का मैं सेकंड हैंड है तो 52,000 में दूंगा, आप कह देते हैं कि जी 45 में लेना है। तो इस तरह की भी हमारे पास ये बिजनेसेस ई कॉमर्स में आते हैं। ईमेल, लास्ट जो फाइनल आज का हमारी वेब टर्मिनोलॉजी है, दैट इज ईमेल। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। आप इंटरनेट पे जिस मैसेज कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, और जैसे किसी को लेटर आप वैसे रियल लाइफ में पोस्ट करते हैं, आप ईमेल के जरिए आप वही लेटर जो है वो इंटरनेट के थ्रू सेंड कर सकते हैं। और वो लेटर जो 1 2 3 दिन में कहीं पे पहुंचना है, वो विद इन सेकेंड्स जो है वो दूसरे सिस्टम पे रिसीव हो जाएगा। ये इतना हाई स्पीड सिस्टम है। We can also send documents and other things by attaching them with email। आप ईमेल के साथ फाइल्स भी अटैच कर सकते हैं, वो फाइल किसी भी किस्म की हो सकती है। वो फाइल कोई डॉक्यूमेंट फाइल हो सकती है, कोई असाइनमेंट है आपकी, कोई इमेजेस हैं, कोई ऑडियो वीडियो फाइल है, कोई सॉफ्टवेयर फाइल है, तो वो आप ईमेल के साथ अटैच कर सकते हैं। ये इसकी एक लिमिट होती है कि आप कितनी स्पेस यूज कर सकते हैं, डाटा शेयर कर सकते हैं। आमतौर पे 10 से 25 MB स्पेस जो है वो अवेलेबल होती है, आप इतने साइज की फाइल शेयर कर सकते हैं। लेकिन अब जो gmail.com है, जहाँ पे आप हम ईमेल्स बनाते हैं,
वो gmail.com जो है उस पे हमारे पास ये फैसिलिटी है कि हम लोग अगर चाहें तो हम 25 MB से ज़्यादा फाइल्स शेयर कर सकते हैं यूजिंग गूगल ड्राइव। तो एक जो ईमेल आईडी होता है वो इस टाइप का होता है, मतलब कि पहले यूज़र का नेम और उसके आगे डोमेन होती है। ये एक फर्जी सा ईमेल आईडी है, जैसे मोस्टली आप लोग अगर ईमेल आईडी यूज़ करते हैं तो वो किसी का ईमेल आईडी ऐसे भी हो सकता है कि आपका लाइक abc123@gmail.com। मोस्ट पॉपुलर जो ईमेलिंग सर्वर है वो gmail.com है। इस पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं और फिर आपकी उसी तरह से ईमेल्स आ रही होती हैं जिस तरह से आपका ये आपको नज़र आ रहा होता है, मैसेज बॉक्स नज़र आ रहा होता है, इसी तरह से ईमेल बॉक्स जो है वो नज़र आ रहा होता है। ईमेल एड्रेस के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। ईमेल एड्रेस के बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले नेम, ठीक है? उसके बाद कि वो किस वेबसाइट पे होस्ट हो रही है, ये होता है। और उसके बाद जो है कि वो उसकी डोमेन क्या है, ठीक है? मतलब ये कि जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको एक तो नज़र आ रहा है उसका नाम, ठीक है? और फिर नज़र आ रहा है कि वो किस वेबसाइट पे है और फिर नज़र आ रहा है वो किस डोमेन पे है। तो इस तरह से ईमेल जो है वो इसके कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये था जी ईमेल के अबाउट इंट्रोडक्शन हमारा, और यही आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने डिफरेंट जो है वो वेब टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस किया है।